गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो डिस्कशन करेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा नाम है हरीश सरोहा और मैं आपको बेसिकली आज की जो एक हमारा लेक्चर सीरीज का पार्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यह क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और ये कैसे काम करता है और इसको बनने में कैसे सिस्टम चला था, क्या परिस्थितियां थी और किन परिस्थितियों के तहत भारत का संविधान बना था। और ये मतलब हमारा एस्टिमेट क्या है, इसका अल्टीमेट क्या है। एक्चुअली कोई भी संविधान है वो किसी भी देश का, पहले मैं यही बता दूं आपको कि संविधान होता क्या है। कोई भी संविधान है वो किसी भी देश की राजनीतिक सिस्टम का बुनियादी जो सांचा ढांचा है उसको निर्धारित करता है। और उस देश के जो तीन पिलर होते हैं, किसी भी डेमोक्रेसी के तीन पिलर होते हैं, चाहे वो विधायिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो न्यायपालिका है, तीनों की जो है गतिविधियों को नियमित करता है, उनकी पावर्स को रेगुलेट करता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करता है और उनकी क्या क्या पावर्स है उसको निर्धारित करता है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत के संविधान के बारे में। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। आज का जो बेसिक मेरा एजेंडा रहेगा, बेसिक मेरा जो मोटो रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, आज मैं संविधान के बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि उसके जो शेड्यूल है, उसकी जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में। क्योंकि आज अगर हम वर्तमान काल में देखें, 2020 चल रहा है, तो 12 शेड्यूल बन चुकी है। लेकिन भारत का जो मूल संविधान था उसमें 8 शेड्यूल थी और 4 शेड्यूल हम बाद में जोड़ पाए हैं। 22 चैप्टर थे मूल संविधान में और 395 395 आर्टिकल्स थे। तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊंगा कि भारत का संविधान क्या है, यह कैसे काम करता है। और इसमें जो है भारत के संविधान में दो तारीखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो जो है 26 नवंबर 1949, जिस दिन भारत का संविधान बनकर जो है तैयार हो गया था और वो हमने जो है आत्मार्पित किया था, यानी भारत की जनता को समर्पित किया था, जिसको संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं पूरे भारत के अंदर। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत जो है एक कॉलोनी था ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और उस समय भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया थे, यानी वो सिर्फ जनता थी। और जो भारत की जनता नागरिक कब बनती है? 26 जनवरी 1950 के बाद। तो ये सारी चीजें बताऊंगा कि भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। भारत का संविधान एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करता है और भारत का जो संविधान है वो एक बुनियादी रूप से मतलब हमारे को मूल अधिकार देता है, साथ साथ हमें यह भी कहता है कि आपके कुछ मूल कर्तव्य भी है। तो आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि भारत का संविधान, इसकी शेड्यूल फर्स्ट, जो शेड्यूल पहला जो अनुसूची है, मैंने पहले भी बताया आपको कि 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में जो है सेंटर और स्टेट के बारे में बताया गया है और यह बताया गया है इंडिया का जो नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत। यानी इंग्लिश में इसको जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी रिलेशंस हैं हमारे, जितने भी हमारे आईआर है, वो इंडिया के नाम से है और इसको हिंदी में भारत बोला जाता है। तो इंडिया दैट इज भारत, इसको भारत या इंडिया ही कहना जो है संवैधानिक रूप से सही है। हालांकि बहुत से लोग इसको हिंदुस्तान बोलते हैं, आर्यवर्त बोलते हैं, वगैरह वगैरह, वो सब उचित नहीं है। इंडिया दैट इज भारत। दूसरा, इसमें शेड्यूल फर्स्ट में लिखा है यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। यानी यहां पे एकल नागरिकता है। यहां पे हमारे यहां पे ऐसा नहीं जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। हमारे यहां पे सिंगल सिटीजनशिप है,
वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब आप भारत के संविधान की प्रेम्बल को पढ़ोगे, प्रस्तावना, जो कि भारत के संविधान को समझने की मूल कुंजी है, बेसिक की ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर प्रेम्बल। उसमें साफ साफ लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता मुल्क, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, भारत के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए ये सब बातें लिखी गई है। मतलब बड़ा ब्रॉड विजन है। और बहुत से जो वास्तुकार है संवैधानिक, उन्होंने बहुत प्रशंसा की हमारी प्रस्तावना की कि ये तो भारत की जो है बुनियादी तौर पे, बहुत से फॉरेनर्स ने बहुत, क्योंकि इसके जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ही वॉज ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल पर्सन, बहुत बड़े वास्तुकार, बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे वो, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने पूरे विश्व के संविधानों का बारीकी से मूल्यांकन करके, बारीकी से अध्ययन करके हमारे सामने एक ऐसा मौलिक संविधान रखा, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को दिया, ऐसा रिकॉर्डेड एविडेंस दिया, और उसमें यह बताया कि इस संविधान से जो है आपका देश सदियों सदियों तक नियमित होगा, आने वाली जनरेशन टू जनरेशन जो है हमारा देश कंट्रोल होगा। तो मैंने आपको शेड्यूल फर्स्ट में बताया कि शेड्यूल फर्स्ट में सिर्फ यही बताया गया है कि इंडिया दैट इज भारत, और इंडिया के अंदर जो है एक केंद्र है और उसके नीचे जो है स्टेट है, यानी यहां पे जो है राज्यों और संघों के बीच जो है पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है क्लियर रूप से। सेकंड जो शेड्यूल है उसमें जो हमारे संवैधानिक पोस्ट है, चाहे वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यपाल है, जितने भी जो संवैधानिक पद है उसकी जो है वेतन और भत्तों के बारे में डिटेल से बताया गया है कि उनको इतनी सैलरी मिलेगी, इतने अलाउंस मिलेंगे, और इसमें यह भी लिखा गया है कि जो ये वेतन दिया जाएगा इनको, इस वेतन पर किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, और ये जो वेतन है ये भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड, उससे दिया जाएगा, और इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई फियर और फेवर का कोई मतलब आरोप ना लगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तीसरे में जो देखेंगे, तीसरी जो शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल, उसमें जितने भी पद है हमारे संवैधानिक पद, चाहे वो कोई मंत्री का पद है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद है, चाहे वो सांसद का पद, सबकी अलग अलग शपथ के पूरे मतलब प्रारूप दिए गए हैं, यानी व्यक्तियों की जितनी इनकी अकाउंटेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग ही इनकी जो शपथ है, ओथ ये लेंगे। कोई संविधान की गोपनीयता की शपथ लेता है, कोई भारत की एकता अखंडता की शपथ लेता है, तो यहां पे ओथ के बारे में बताया, बड़ा डिटेल से बताया। देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, दे आर ग्रेट इंटेलेक्चुअल और दे आर वेरी डीपली इंटीग्रेटेड पर्सन। उन्होंने बखरे बखरे बिल्कुल डिफरेंट रूप में बताया कि इसकी शपथ का प्रारूप ये होगा, और उसमें बिल्कुल एक एक वर्ड, जब भी कोई शपथ लेता, पीएम, प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्री या सांसद, एक एक वर्ड जो है उसको सही से उसको प्रोनाउंस करना होता है क्लैरियर रूप, बिल्कुल क्लैरिटी में। तो इसमें जो है चौथे वाले शेड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया कि शपथ के प्रारूप दिए गए। इस चीज को आपको अच्छे से समझना होगा बच्चों, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझना कि उसकी प्रेम्बल क्या है, उसमें मूल अधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या है, और उसमें जो अलग अलग सोर्सेज क्या है, किस देश के सोर्स से हमने क्या क्या जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट लिया। शेड्यूल 5 जो है उसमें जो कुछ शेड्यूल एरियाज है भारत के, और कुछ शेड्यूल ट्राइब्स है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कंट्रोल के बारे में बताया गया है। शेड्यूल 5 ये बहुत इजी है। अगर आपको पूरे संविधान को पढ़ना हो तो सबसे पहले आपको 12 की 12 शेड्यूल पढ़ो। शेड्यूल पढ़ने के बाद आप इसके 22 के 22 चैप्टर आपको समझ में आ जाएंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं कि इसका जो 5वीं शेड्यूल है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन दिया हुआ, यह आपको समझना। और 6th वाला शेड्यूल है, इसमें जो जितने भी शेड्यूल एरियाज है, यानी 7 सिस्टर जो है, 7 सिस्टर,
सेवन सिस्टर दैट इज आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, ये सेवन सिस्टर हमारी, अरुणाचल प्रदेश, इनके एक स्पेसिफिक, इनको स्पेशल प्रोविजन किए गए बिकॉज देयर कल्चर वाज वेरी डिफरेंट। इवन इन टूडे देयर कल्चर इज टोटली डिफरेंट। तो उनकी कल्चर और सिविलाइजेशन, उनकी डाइवर्सिटी को, उनकी डाइवर्सिफिकेशन को, उनके डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफरेंट रखने के लिए इनका एक स्पेशल प्रोविजंस बनाया गया है 6 शेड्यूल में। तो मैंने अभी तक आपको 6 शेड्यूल बताई, अब मैं आपको 7वीं शेड्यूल बता रहा हूं। 7वीं एक ऐसी शेड्यूल है जो कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसमें जो है 3 शेड्यूल सूचियां बनाई गई है। पहली यूनियन लिस्ट है जिसमें 97 विषय है। दूसरी राज्य सूची है जिसमें 66 सब्जेक्ट है। और तीसरी जो है कंक्रीट लिस्ट है जिसमें 47 सब्जेक्ट्स। जो संघ सूची के अंदर वो विषय है जैसे डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया। तो ये जो विषय जो कि सामरिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, तो उसकी पावर्स किसको दी गई है? केंद्र सरकार को। जो राज्य सूची से संबंधित विषय जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, या वहां का ब्यूटिफिकेशंस है, वहां का वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें 66 विषय है, वो किसको दिए गए हैं? स्टेट को। हर स्टेट को एक सेपरेट रूप से स्टेट का प्रमुख जैसे गवर्नर होता है, तो उसके अंडर में यहां ये विषय होते हैं। और इन विषयों से रिलेटेड जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित होकर इनको दिया गया। और समवर्ती विषय 47, यानी इस पे राज्य भी जो है अपना कानून बना सकता है और केंद्र भी। लेकिन अगर केंद्र और राज्य के बीच कोई क्लैश आ जाए तो केंद्र का जो वो है पावर ज्यादा रहेगी, उसकी प्राथमिकता ज्यादा रहेगी। ऐसा कई बार हुआ है। तो ये जो है 7th शेड्यूल हमारी क्या है, इसमें हमने जो है क्या कर दिया? पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। पावर को क्या कर दिया? बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको इंट्रोडक्शन बताया, साथ साथ मैंने आपकी शेड्यूल में आपको बता रहा हूं। 7th शेड्यूल में तीनों सूची आपको याद रखनी पड़ेगी: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कंक्रीट लिस्ट इज द वेरी क्रूशियल। अगर केंद्र राज्य के बीच कोई भी क्लैश होता है, कोई भी कनंड्रम होता है, कोई भी कंट्राडिक्शन होता है, तो केंद्र का जो है कानून सर्वोपरि माना जाएगा। जैसे कि जब आप एग्जाम देते हैं तो इंग्लिश का वर्जन क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। लाइक दिस, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी संविधान के निर्माता इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे कि कोई भी डिवीजन होता तो वहां पे केंद्र जो है, सेंटर जो है, वो पूरे का पूरा फेडरल हो जाएगा। 8th जो है हमारा 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची। इसके अंदर भारत के अंदर जितनी भी वर्नाकुलर बोली जाती है, चाहे वो मराठी है, चाहे वो पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, मैथिली है, भोजपुरी है, ये सब सारी की सारी लगभग 22 लैंग्वेज इसमें शामिल की गई है कि इनको संवैधानिक भाषाओं के रूप में मान्यता है। क्योंकि इंडिया के अंदर एक चीज आप देखोगे कि डाइवर्सिटी बहुत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जब आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देते हो तो भी इन सभी भाषाओं को मान्यता दी जाती है। आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो, आपका स्क्रिप्ट किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है। तो 22 की 22 जो भाषाएं हैं, और जो मेरे लेक्चर ज्यादातर सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। तो 22 की 22 जो भाषाएं हैं इसमें दी गई है ताकि हर राज्य का एक स्वतंत्र ऑटोनोमस कल्चर, वहां का सभ्याचार मेंटेन रहे। तो ये जो है क्या है? भाषाओं के बारे में। 9वां जो शेड्यूल है, 9th शेड्यूल जो है, 9th शेड्यूल एक ऐसी है, इसमें लगभग 300 के आसपास विषय शामिल किए जा चुके हैं आज तक। और ये सारे के सारे ऐसे विषय जैसे भूमि सुधार का विषय हो गया, या तमिलनाडु में रिजर्वेशन का विषय हो गया जो 50% से ज्यादा इंक्रीज वहां पे सेटिस्फाई किया गया। तो वो विषय जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, क्योंकि वो विषय जो है
राज्य की विधानसभा ने भी पारित किया होता और सेंटर स्टेट ने भी। तो कुछ ऐसे विषय है जिनको इसमें डाला गया है 9वीं शेड्यूल में, और इससे क्या हुआ कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कानूनी, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, शर्त यह है कि वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का कोलैप्स ना कर रहे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेजर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको हमें मेंटेन करना। जो प्रेम्बल में लिखा है केशव नंद भारती बनाम, उस मामले में भी हमने सुना, और कई मामले आए जिनमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर को निर्धारित किया, क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशन आई है कि पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज होने के चांस हो गए थे। आप देखेंगे 42 का जो अमेंडमेंट है इंदिरा गांधी जी के टाइम में, उसमें बहुत सिस्टम ही पूरे का पूरा चेंज हो गया, क्योंकि संविधान निर्माता कहते थे कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर उसको चलाने वाले बुरे हो तो वो संविधान कभी अच्छा नहीं हो सकता, और संविधान चाहे कितना ही बुरा हो, अगर उसके चलाने वाले लायक है तो वो डेफिनेटली जो है बहुत उज्जवल संविधान बनेगा। जैसे आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज का है हमारा, जिसके अंदर 10th शेड्यूल जो है ये दल बदल विरोधी कानून, क्योंकि आप देखेंगे कि दल बदली बहुत ज्यादा हो रही थी, और ये एक नया शेड्यूल जोड़ा गया दल बदल वाला। इसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बना दिया गया कि किसी भी पार्टी को पूर्ण रूप से 1/3 को वो करना पड़ेगा, तब जाके वो लोग, वो जो मेंबर पार्लियामेंट है या एमएलए है दूसरी पार्टी में, उनको वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उनकी क्या हो जाएगी, मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो बच्चों इसको समझना है, ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ जो पार्टी बदल लेते हैं, है ना, क्योंकि भारत के अंदर दल बदली बहुत ज्यादा होने लगी थी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज आज भी आप देखेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज। आगे जो 11th शेड्यूल है ये बाद में जोड़ी गई राजीव गांधी जी के टाइम में, यानी इसमें क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए गए। हालांकि आप देखोगे प्राचीन काल में, चोल काल में आप देखोगे, वैदिक काल में देखोगे, मौर्य काल में देखोगे, हमारा बहुत लंबा बैकग्राउंड रहा पंचायती सिस्टम का, लोकल सिस्टम। ये अभी जो है क्लियर कट जो है पब्लिक राज इंस्टीट्यूशन जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको लोकल डेमोक्रेसी भी कहते हैं, लोकल डेमोक्रेसी, यानी लोकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की गई। इसको मेंटेन करने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए, और ये 3 टायर सिस्टम है। जैसे पंचायत स्तर पर एक पंचायत बनती है, 2 गांवों को मिलाकर एक ब्लॉक समिति बनती है, और बड़े लेवल पर एक जिला परिषद, यानी एक पंचायत होती है, पंचायत, ब्लॉक समिति, एक पंचायत ब्लॉक, और दूसरी जो है डिस्ट्रिक्ट की होती है जिला परिषद। तो इससे जो है पूरे की पूरी, और ये पावर कहां से लेती है, किसी भी राज्य की विधानसभा जो अपने कुछ विषयों को जो है पंचायतों को दे देती है। जैसे इसको क्या दिए है, 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं पंचायत को, जिससे कि वो अपने आप को जो है उन विषयों से संबंधित जो है कानून बना सके, उन विषयों से संबंधित अपने आप को निर्धारित कर सके। आगे जो है 12वीं शेड्यूल जो है ये नगर पालिका से रिलेटेड है, यानी जो छोटे शहर होते हैं, बड़े शहर होते हैं, वहां पे कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, कुछ म्युनिसिपल काउंसिल होती है, ताकि डेमोक्रेसी मेंटेन रहे। तो आज का जो इंट्रोडक्शन ये था, मैंने ये बताया कि संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी देश के राजनीतिक ढांचे का जो है एक बुनियादी आधार होता है, जो कि उस डेमोक्रेसी के जो मेन 3 पिलर होते हैं, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका, उनको जो है पावर देता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज द मेन सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द ऑल ऑफ द पिलर, और उनकी ड्यूटीज, राइट्स क्या है, नागरिक के मूल अधिकार, मूल कर्तव्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, गाइडलाइंस क्या है, उन सबको क्या करता है संविधान निर्धारित करता है। और इसको बनाने में एक लंबा संघर्ष, और संविधान को बनाते समय लगातार जो है प्रारूप तैयार होते रहे, डिबेट्स चलती रही। जब आप संविधान की डिबेट्स पढ़ेंगे तो एक बहुत विजडम वाला हमें एक ये ड्राफ्ट मिला है, और इसकी 12 की 12 मैंने शेड्यूल बताई। आगे कभी भी टाइम मिलेगा
तो मैं संविधान के आर्टिकल बताऊंगा एक एक करके जो इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत ही इसका नाम रखा गया। और कई आर्टिकल जैसे आर्टिकल 14 है, जिसमें हमारे सभी को क्या मिला है, इक्वलिटी का अधिकार है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 जो है जैसे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 32 है जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 44 है जैसे सभी को जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड बताया गया है कि सभी जो है इक्वल रहेंगे। तो ऐसे जो है सारे के सारे आर्टिकल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो चैप्टर था वो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इसकी क्या वैल्यू है, ये कैसे बना, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितने इसके मेंबर थे, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताई और इसकी 12 की 12 शेड्यूल बताई। पहले शेड्यूल में मैंने बताया सेंटर स्टेट, दूसरे में बताया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और इनके वेतन भत्ते, तीसरे में बताया कि इनकी शपथों का पत्र, चौथे में मैंने बताया केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ये चौथा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना। पांचवा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन। छठे में मैंने बताया जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध। सातवें में मैंने बताया कि 3 शेड्यूल है, 1 इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट, थर्ड इज कंक्रीट। और आगे 8वें में मैंने बताया कि भाषाएं हैं, लगभग 22 जो लैंग्वेज है वर्नाकुलर को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद मैंने बताया 9वें शेड्यूल में कि ऐसे कुछ विषय जिनके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कोई न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। 10वें मैंने बताया कि दल बदल विरोधी कानून को कैसे हमें आगे रेगुलेट करना है। आगे 11वें में मैंने बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और 12वें में मैंने बताया कि नगर पालिका, जिसमें 18 विषय है। तो आज का मैंने मेन प्रारूप आपको बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आगे फिर और इसी से रिलेटेड मैं कोई बहुत बहुत अच्छा लेवल का जो है एक आर्टिकल्स के बारे में, या इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन की रेलेवेंस है, या राष्ट्रपति का पद क्यों डिबेटेबल हो गया है, या मैं आपको बताऊंगा कि दल बदल का कानून कितना प्रासंगिक रह गया है, या मैं आपको बताऊंगा कि सेंटर और स्टेट के बीच जो है हमेशा क्लैश क्यों बना रहता है। तो कोई ऐसा मेंस से रिलेटेड भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, हाउ टू राइट द आंसर ऑफ मेंस। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो विजनरी वर्ल्ड करके मैंने चैनल एस्टेब्लिश किया है। और आपकी कोई क्वेरीज है या कोई मेंस में आपको लिखने में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप क्वेरीज डाल सकते हो। कोई सिविल सर्विसेज की और कोई इंटरव्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उसमें आप, क्योंकि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सी सेट में भी काम आता है और मेंस में भी काम आता है। जो मेंस की परीक्षा और इंटरव्यू में तो सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि जो आज की यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कोई ब्रिटिश काल का सिस्टम नहीं है। आज की यूपीएससी को एक ऐसा स्मार्ट ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जो कि इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी में विश्वास करता हो, सेकुलरिज्म में विश्वास करता हो, और एक मोटिवेटेड पर्सन हो, एक स्मार्ट पर्सन हो, जिसके अंदर एक धधकती हुई आग भी हो, बैलेंस ऑफ टेम्परामेंट भी हो, जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल भी अच्छा हो, और जिसका जो है इंटेलिजेंट क्वेश्चंट भी इक्वल हो। तो आज का जो मेरा लेक्चर यही था कि व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हाट इज द बेसिक फार्मूला एंड बेसिक विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। तो आज का जो मेरा पूरे का पूरा जो लेक्चर सीरीज रहा है, इसमें मैंने यही बताने की कोशिश की कि शेड्यूल्स को कैसे पढ़ें। 12 की 12 शेड्यूल बताई, जिसके अंदर ही 22 के 22 हमारे चैप्टर एस्टेब्लिश है, और जिसमें आप देखोगे कि 395 हमारे जो है आर्टिकल एस्टेब्लिश है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो मौलिक संविधान है हमारा, उसमें 8 शेड्यूल थी, और उसमें जो है 22 चैप्टर थे, और उसमें 395 आर्टिकल थे। अब धीरे धीरे जो है भारत के संविधान में लगभग लगभग 150 के आसपास अमेंडमेंट हो चुके हैं, क्योंकि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस चेंज हो सकता है, बिकॉज दिस इज वेरी लाइव डॉक्यूमेंट। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों के तहत इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे, क्योंकि टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एरा ऑफ टेक्नोलॉजी,
era of liberalization, era of privatization. Thank you.